Good morning, students. Now we are taking the topic School History of School Content during 20th Century. यानी कि भारत में स्कूल की विषय वस्तु का 20वीं सदी में इतिहास। यानी कि 20वीं सदी में क्या है, कैसा इतिहास था स्कूल की विषय वस्तु के बारे में। तो इसने कहा है मानव इतिहास ने आदिकाल से शिक्षा का विविध प्रकार से विकास एवं प्रसार होता है। कहते हैं आदिकाल से ही क्या है, शिक्षा का क्या है, अलग अलग तरह से विकास और प्रसार होने लगा। प्रत्येक देश अपनी सामाजिक संस्कृति अस्मिता को अभिव्यक्त देंगे और मनवाने के लिए और साथ ही समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी विशेष शिक्षा प्रणाली विकसित करता है। कहते हैं हर कंट्री क्या है, अपनी सामाजिक संस्कृति को बताने के लिए कि सामाजिक संस्कृति क्या कहना चाहती है, क्या नहीं कहना चाहती है, क्या समय की कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कौन कौन सी शिक्षा प्रणाली में कैसा चेंजेस किया गया, इसके बारे में बता रही है। तो इसने कहा है 20वीं शताब्दी में अनेक परिवर्तन हुए, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। अब कहते हैं कि जो हिस्ट्री है हमारे स्कूलों की, उसमें कई सारे चेंजेस हो गए। जो कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस हैं वो हम यहाँ ले रहे हैं। सबसे पहले क्या है, उदारवादी शिक्षा। देखो इसने कहा है, सबसे पहले कहते हैं कि उदारवादी शिक्षा में यह है, पहले कहते हैं कि सिर्फ किसी विषय को पढ़ाने में क्या है, अध्यापन को ही कहते हैं कि एकमात्र सारा माना जाता था कुछ भी पढ़ाने के लिए। तो इसने कहा है कि इसमें थोड़ी बहुत स्वतंत्रता होती थी टीचर को, जैसे पुरस्कार देने की और दंड देने की। लेकिन आजकल क्या है, उदारवादी नीति अपनाई जा रही है। इसने कहा है कि पहले शिक्षा कुछ ही लोगों तक सीमित थी, अब तब तक तो शिक्षक का क्या है, उदारवादी दृष्टिकोण जो था वो शिक्षा के प्रसार के लिए उपयुक्त स्वीकार किया जाने लगा। इसने क्या, उदारवादी मानते हैं जो शिक्षा का प्रयोजन है वो छात्र के मस्तिष्क को स्वतंत्र चिंतन के योग्य बनाता है। यानी कि बच्चा तभी अच्छे से सोच सकता है जब उसका क्या है, चिंतन मस्तिष्क में अच्छे से कर पाए। इसने कहा है कि ये जो है उदारवादी शिक्षा, इसके द्वारा क्या कहते हैं, बच्चे को रट रट कर समझाने के स्थान पर अब बच्चे को क्या कहते हैं कि आत्म व्यक्त करवाना, बच्चों को कहते हैं कि खुद समझ में आ जाए, इस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग करवाना उदारवादी शिक्षा में ये बताया जाता है। उदारवादी शिक्षा में अब क्या है, पंथ निरपेक्षता की ओर लेकर जा रहा है। सेकंड है इसमें भूमंडलीय शिक्षा। देखो भूमंडलीय शिक्षा क्या कहती है, परस्पर निर्भरता आज प्रत्येक समाज के लिए आवश्यक तथा जरूरी बन गई है। देखो आजकल क्या है, हर किसी को क्या है, आपस में एक दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है। चाहे वो कोई राष्ट्रों के बीच में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, अंत्य क्रियाएं होती हैं, और क्या क्या संबंध उनके बीच में पाए जाते हैं, ये कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन गया है। तो इसने कहा है कि जो मानव जीवन में कहते हैं कि सार्वभौमिक रूप से क्या है, ये अनिवार्य हो गया है। कहते चाहे टॉपिक कोई भी हो, चाहे वो स्वच्छ पानी का हो, चाहे वस्त्र का हो, चाहे परिवहन का हो, चाहे मुद्रास्फीति का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे समाचार पत्र का हो, या किसी पुस्तक की विषय वस्तु का हो, या आतंकवाद का, या फिर शांति का हो, कोई भी प्रश्न इसके अंदर हो। थर्ड है इसमें अंत्य विषय वस्तु। इसने क्या है, मौजूदा कुछ पाठ्य चर्चाओं में ज्ञान को स्वायत्त विषयों तथा क्षेत्रों के रूप में पारस्परिक अविंचन विभाजन के साथ स्वीकार नहीं किया गया। कहते विभिन्न जो सामाजिक और प्राकृतिक विद्वान थे, उन्होंने क्या किया, सामाजिक विज्ञान, परिवेश अध्ययन, जैव रसायन, वाणिज्य शास्त्र, वाणिज्य गणित आदि कई सारे विषयों को उन्होंने जन्म दे दिया। तो इसने कहा है जो पाठ्य चर्चा ने अंतः विषय दृष्टिकोण छात्रों को विभिन्न विषय क्षेत्रों के विषय वस्तु को बेहतर और अधिक आदर्शवादी ढंग से समझने में सहायता करता है। ये क्या हेल्प होता है कि हर विषय को कैसे समझा जाए, आंतरिक तौर पर भी इसको कैसे समझा पाए और यथार्थ तौर पर भी इसको कैसे समझा जाए। तो इसने कहा कि प्रत्येक समाज को क्या है, अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, इन समस्याओं को कैसे प्रभावी ढंग से कहते हैं कि सुलझाना है, इसके लिए क्या है, हमें इसमें हेल्प मिल जाती है। आगे पंथ निरपेक्षता और शिक्षा। कहते हैं आज लगभग सभी समाजों में अनेक धर्म और संप्रदायों के लोग रहते हैं। कहते हैं समाज तो एक ही होता है, लेकिन धर्म अलग अलग पाए जाते हैं, संप्रदाय अलग अलग पाए जाते हैं। जो लोकतंत्र जो समाज की पथ निरपेक्षता के सिद्धांत को दृढ़ आस्था है। कहते जो लोकतंत्र है ये सबसे ज़्यादा दृढ़ आस्था इसके अंदर पाई जाती है। इसने कहा राज्य उनकी धार्मिक प्रथाओं और मान्यताओं में हस्तक्षेप नहीं करता। कहते हैं राज्य कोई भी इंटरफेयर नहीं करता धार्मिक प्रथाओं और उनकी
मान्यताओं में। कहते हैं इसकी पुष्टि हम क्या है, एक विद्यालय में कर सकते हैं, क्योंकि जो विद्यालय होते हैं उसमें सभी धर्मों के लोग आते हैं। तो उसमें कहते हैं कि लेकिन जो सबको क्या है, एक ही ढंग से पढ़ाया जाता है। तो इसने कहा है कि जो अलग अलग तरह की संस्थाएं हैं वो सारे क्या करते हैं, जो हमारा एजुकेशनल इन्वायरमेंट है उसको अच्छा बनाने में लगे हुई है। तो इसने क्या, जो हमारा औपचारिक पाठ्यक्रम है उसके माध्यम से क्या है, धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण है वो सारी जगह हो रहा है। नेक्स्ट है इसमें मनोविज्ञान तथा पाठ्य चर्चा। इसने कहा पाठ्य चर्चा का नियोजन करते समय मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का ध्यान रखा दिया जाता है। तो जब हम मनोवैज्ञानिक रूप से कहते हैं पाठ्य चर्चा को, जब हम कहते हैं कि प्लानिंग करते हैं तो हर चीज़ को ध्यान रखते हैं। कहते हैं कि किस विषय पर अधिक ध्यान दिया जाए, किस विषय पर कम ध्यान दिया जाए, और अधिगम किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो मानव विकास का विभिन्न प्रकार के विषयों को वो कैसे प्रभावित करते हैं, विभिन्न प्रकार के विषयों को सीखना, अधिगम को कैसे प्रभावशाली बनाना है, मूल्यांकन प्रक्रियाएं किस प्रकार की जाननी हैं, पाठ्य चर्चा किस प्रकार से तैयार करनी है, ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये हमारे क्या कहते हैं, मनोविज्ञान तथा पाठ्य चर्चा के द्वारा ही हमें सारी की सारी पता चल जाती है।